नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, JSSC से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। मैया सम्मान योजना 17वीं और 18वीं किस्त के 5,000 रुपए सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे। पेमेंट लिस्ट जारी। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन चुकी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में सहायता राशि दी जाती है। हाल में ही नवंबर माह की 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसका भुगतान 9 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस से पहले 2500 रुपए के रूप में सभी लाभार्थी के खातों में पहुंच चुका है। अब सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए दिसंबर और जनवरी की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि इस बार पात्र महिलाओं को कुल 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। विभाग की जानकारी के अनुसार ये भुगतान 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जिन महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची में है और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें इस दोहरी किस्त का लाभ मिलेगा। सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त की पेमेंट लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में उन्हीं महिलाओं के नाम शामिल किए गए हैं जिनका आवेदन स्वीकृत है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका DBT सुविधा सक्रिय है। जिन महिलाओं को पिछली किस्तों का भुगतान समय पर मिला है, उन्हें भी इस बार 5,000 की राशि एक साथ दी जा रही है। जिनका सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। महिलाओं को सलाह दी गई है कि वो अपना नाम पेमेंट लिस्ट में अवश्य जांच लें। भुगतान को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने पहले चरण में 12 जिलों को शामिल किया है। इनमें है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल है। इन जिलों की महिलाओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिला को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय तय सीमा के भीतर होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आय करदाता नहीं होना चाहिए। बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डेबिट चालू होना चाहिए। आवेदन में दी गई सारी जानकारी सही होनी चाहिए। गलत जानकारी पाए जाने पर नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। दिल बदला तो किस्मत भी बदली। झारखंड सरकार ने 14 पूर्व नक्सलियों के परिवारों को दी जमीन। झारखंड सरकार ने नक्सल हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे पूर्व नक्सलियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लातेहार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मसमर्पण कर चुके 14 नक्सलियों के परिवार को जमीन का पट्टा दिया गया। प्रशासन की ओर से हर परिवार को 4-4 डिसमिल जमीन दी गई, ताकि वो अपना घर बना सके और सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जी सके। जमीन मिलने से लाभार्थी परिवारों में खुशी देखी गई और उन्होंने सरकार व प्रशासन का धन्यवाद किया। जमीन के साथ साथ इन परिवारों को नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही है। इसमें आर्थिक मदद और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सहायता शामिल है। लाभार्थियों ने बताया कि सरेंडर के बाद सरकार की ओर से मिलने वाले सभी लाभ उन्हें मिल रहे हैं, जिससे नया जीवन शुरू करना आसान हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले कुछ पूर्व नक्सली अभी हजारीबाग ओपन जेल में रह रहे हैं। इनमें आनंद सिंह खरवार जैसे कुख्यात उग्रवादी भी शामिल है। उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने फरवरी-मार्च में JJMP जैसे उग्रवादी संगठन को छोड़कर आत्मसमर्पण किया था। पूर्व नक्सलियों ने बताया कि पुलिस की सख्ती, परिवार का दबाव और सामान्य जीवन जीने की इच्छा के कारण उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि आपसी विवाद या गलतफहमी में संगठन में जुड़े थे, लेकिन बाद में परिवार ने समझाया और सरकार की सरेंडर नीति के बारे में पता चला तो उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। पूर्व नक्सलियों ने अब भी संगठन में सक्रिय अपने साथियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने की अपील की। उनका कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति से जीवन को नई दिशा मिल सकती है। वहीं प्रशासन का मानना है कि ऐसी पहल से नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति, भरोसा और पुनर्वास का माहौल मजबूत होगा। चाईबासा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर में मूर्ति तोड़ी और किया पेशाब, लोगों में आक्रोश। चाईबासा जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में एक नया मामला सामने आया है। यह माहौल डिहा गांव में एक युवक पर मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ने और मंदिर परिसर में पेशाब करने का आरोप है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। आरोपी युवक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाला है और सोनवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। ग्रामीणों ने इसे मंदिर के अंदर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाना ले गई। घटना से गांव में नाराजगी फैल गई है। आज ग्रामीणों ने बैठक कर सैकड़ों की संख्या में सोनवा थाना पहुंचकर विरोध जताया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित आवेदन दिया।
मामले की जानकारी मिलने पर चक्रधरपुर के गिरिराज सेना के उमाशंकर गिरी भी थाना पहुंचे और पुलिस से मिलकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। क्या झारखंड में जेएमएम से गठबंधन करेगी बीजेपी? बाबूलाल मरांडी ने कर दिया क्लियर। झारखंड में बीजेपी और झामुमो के गठबंधन की चर्चाओं पर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का झामुमो से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी पूरी तरह आगामी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। झुमरी तलैया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और इसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लोग राज्य का राजस्व बढ़ाने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार की प्राथमिकता निजी फायदा होगी तो सरकारी खजाना खाली रहेगा ही और विकास अपने आप ठप हो जाएगा। केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तो अपने हिस्से की राशि भी खर्च नहीं कर पा रही है। इसी वजह से कई योजनाएं भी अधर में लटकी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा सरकार के 1 साल पूरे होने पर भी कोई बड़ी उपलब्धि न होने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावे को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी से जुड़ा MOU पहले से मंजूर था, इसके लिए बाहर जाकर निवेश लाने का दावा गलत है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। बताया गया कि झुमरी तलैया बाईपास पर बाबूलाल मरांडी के काफिले में शामिल एक जिप्सी वाहन खराब हो गया था, जिस कारण कुछ देर के लिए वह वहीं रुक गए थे। झारखंड पुलिस का बड़ा कारनामा, 17 माओवादी ढेर, अगला निशाना मिसिर बसेरा। झारखंड पुलिस ने 17 माओवादियों को मार गिराकर संगठन को बड़ा झटका दिया है। ये सफलता अचानक नहीं मिली बल्कि 2 महीने तक चले सुनियोजित और लगातार अभियान का नतीजा है। पुलिस को पहले ही खुफिया जानकारी मिली थी कि करीब 62 माओवादी सरंडा इलाके में सक्रिय है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने पहले 2 महीने व्यापक सर्च अभियान शुरू किया। अभियान एक दिन के लिए भी नहीं रुका। पुलिस झारखंड जगुआर और CRPF की संयुक्त टीमें लगातार जंगलों में तैनात रही। रणनीति का पहला चरण माओवादियों की सप्लाई लाइन को तोड़ना था। राशन, दवाइयां और जरूरी सामान की सप्लाई रोकने से माओवादी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए। माओवादी ठिकानों के आसपास बड़े पैमाने पर लैंड माइन्स बिछा चुके थे, लेकिन पुलिस ने लगातार सर्च अभियान के दौरान सभी माइन्स को ढूंढकर निष्क्रिय किया। 21 जनवरी को पुलिस और माओवादी आमने सामने आ गए। कमजोर स्थिति में माओवादी पुलिस का सामना नहीं कर सके और मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए। इस मुठभेड़ के संगठन को बड़ा झटका लगा। सेंट्रल कमेटी के 5 सक्रिय सदस्य थे, जिनमें से प्रशांत गोप पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अनिल शाहदेव सोरेन और विवेक मुठभेड़ में मारे गए। अब आखिरी सदस्य मिसिर बसेरा पुलिस के निशाने पर है। पुलिस के अनुसार पहले झारखंड के 22 जिले में माओवादी सक्रिय थे, लेकिन लगातार अभियानों के चलते अब उनकी मौजूदगी केवल एक जिले के 2 थाना क्षेत्रों तक रह गई है। बचे हुए करीब 45 माओवादी या तो गिरफ्तार होंगे या मुठभेड़ में मारे जाएंगे। यह कार्रवाई लगभग 72 घंटों तक चली। IG और SP लगातार फील्ड में मौजूद अधिकारियों से संपर्क में रहे। हर पल की जानकारी के आधार पर रणनीति बदली, जिससे ऑपरेशन सफल हुआ। 2011 में सारंडा छोड़कर खूंटी और कोहलान चले गए थे, लेकिन 2024 में माओवादी दोबारा सारंडा लौट आए। पुलिस की नई रणनीति ने उनकी ये गलतफहमी पूरी तरह तोड़ दी। चक्रधरपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 युवकों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हादसा बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार एक KTM बाइक पर 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि ट्रक से आगे निकलने की होड़ के दौरान कराईकेला थाना के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो। वहीं इस घटना में एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। यह हादसा रविवार रात करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुआ। चक्रधरपुर से कराईकेला की दूरी लगभग 10 किलोमीटर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद ट्रक को बंदगांव थाना क्षेत्र में जब्त कर लिया गया है। कराईकेला से बंदगांव की दूरी करीब 40 किलोमीटर दूर है। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाने के कारण परिजनों को सूचना नहीं दी जा सकी है। 4 शवों को अनुमंडल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जबकि एक शव रेलवे अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और फिर कुदाल से कर दी बच्चे की हत्या। झारखंड में जादू टोने वाला कांड। झारखंड के खूंटी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जादू टोने के शक में एक 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कथित हत्या शुक्रवार को मरंगधा पुलिस थाना क्षेत्र के सलंगजोला गांव में हुई।
पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की हत्या अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए की। मरंगदा पुलिस थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर बच्चे की हत्या की। उन्हें अपने पोते की मौत का बदला लेना था, जिसकी 2-3 महीने पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी को शक था कि उसके पोते की मौत जादू टोना के कारण हुई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर फुसलाया और फिर उसे कुदाल से मार डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में 2 दिन राहत के बाद बदलेगा मौसम, फिर गिरेगा तापमान। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 2 दिन बाद राज्य के मौसम में फिर बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन बुधवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने लगेंगे। बादलों के कारण दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज आ सकती है। राज्य में 30 जनवरी तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद यानी जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बादल बने हुए हैं, जो अब झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक चल रहा है। कुहासे की स्थिति अब सामान्य हो रही है, जिससे दृश्यता में सुधार दर्ज किया गया है। जेएसएससी की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जेएसएससी के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएंगी और उनमें पास होने वाली अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। हालांकि अगर किसी भर्ती के लिए 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जेएसएससी की 3 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। नए नियम के अनुसार अब जेएसएससी की परीक्षाएं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में भले ही आवेदन 50,000 से ज्यादा हो, आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का फैसला भी कर सकेगा। परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और हर सवाल के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे तक होगी। इनमें कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन से 30 सवाल होंगे, झारखंड से जुड़े 60 सवाल होंगे और गणित से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल और मानसिक क्षमता से 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आयोग रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार तय संख्या से कम होते हैं तो उस वर्ग के और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पास होने के लिए जरूरी अंक है सामान्य और EWS वर्ग को 40% चाहिए, SC ST और महिलाओं को 32% चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% चाहिए। रांची में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, आपसी विवाद के बाद वारदात। राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला स्थित वारसी चौक के पास की है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने से गुस्से में आकर पति ने पत्नी पर गोली चला दी। गोली लगते ही महिला मौके पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद डोरंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी में जुटी है। वही घटना के बाद आरोपी पति फरार है।
पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले हैं उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा JPSC और JSSC झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते रहें। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।